दिल्ली में 10 नवंबर की शाम को ठीक 6:52 पर एक बड़ा धमाका हुआ और इस धमाके ने दिल्ली ही नहीं पूरे देश की जनता को दहला कर रख दिया। और देश के सबसे सुरक्षित इलाके में यानी लाल किले के करीब ये धमाका हुआ और इस धमाके की गूंज अब पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। दुनिया भर के देश इस धमाके की निंदा कर रहे हैं, इसे आतंकी घटना माना जा रहा है। अलग अलग तरह की तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन इसे लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि हाल ही में हरियाणा के फरीदाबाद में एक डॉक्टर के आवास पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने छापा मारा था, जिसमें 2 AK-47 भारी गोला बारूद बरामद किया गया था। इसके बाद से दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया था। बावजूद इसके इतना बड़ा धमाका हो जाना कई नए सवाल खड़े कर रहा है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस घटना के तार आतंकी वारदात से जुड़े हुए हैं? क्या कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है या फिर ये महज एक हादसा है? सवाल दिल्ली पुलिस पर भी उठ रहे हैं तो खुफिया एजेंसियों की नाकामी पर भी सवाल उठ रहे हैं, यानी खुफिया एजेंसियां भी सवालों में ही आ गई हैं। तो आज हम दिल्ली ब्लास्ट को लेकर ही अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। दिल्ली में जो घटना हुई उसके बाद से विपक्ष एक तरफ इस मामले पर दुख जता रहा है, मांग कर रहा है, अपील कर रहा है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि इस मुद्दे को संसद में भी उठाया जाएगा। आप जानते हैं आने वाले दिनों में शीतकालीन सत्र होने वाला है, जिसकी तारीख भी आ चुकी है। ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि विपक्ष ने जिस तरह से पहलगाम में हुई घटना को संसद के अंदर और बाहर जोर शोर से उठाया था, उसी तरह अब इस घटना की चर्चा भी संसद के अंदर और बाहर हर जगह सुनाई देगी। और वहीं विपक्षी नेताओं ने इसे बिहार चुनाव से पहले का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी बता दिया है और बीजेपी पर राजनीतिक फायदे के लिए साजिश का आरोप लगा दिया है। उदाहरण के लिए कांग्रेस सांसद है प्रदीप बोरदोलोई, उन्होंने इसे बिहार चुनाव से पहले का राजनीतिक कदम बताया है। यही नहीं, कई और लोगों का यह भी कहना है कि जब भी बीजेपी संकट में फंसती है तो ऐसी घटनाएं करवाती है और पाकिस्तान को दोष देती है। यानी पूरी तरह से बीजेपी पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं और इसे बिहार चुनाव से कनेक्ट करने की कोशिश भी की जा रही है। माना जा रहा है कि बिहार में जिस तरह से महागठबंधन मजबूत दिख रहा है, जिस तरह से दूसरे चरण के मतदान में भी ये साफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं महागठबंधन आगे निकल रहा है, बम्पर वोटिंग वहां पर हो रही है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से कोई साजिश रची गई है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जांच में सामने आ ही जाएगा, क्योंकि अब इस मामले की जांच हो रही है। विपक्ष ने कुल मिलाकर इसे चिंताजनक बताते हुए सरकार से जवाब मांगा है और संसद में चर्चा की बात की है। वहीं कांग्रेस नेता है नाना पटोले, उनका भी एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी राजधानी दिल्ली सुरक्षित नहीं है तो 56 इंच को इसका जवाब देना चाहिए। यानी सीधे तौर पर उन्होंने पीएम मोदी से सवाल पूछ लिया है और उन्होंने कहा कि हम इस पर राजनीति नहीं करना चाहते, हमारी चिंता यह है कि हमारा देश असुरक्षित है और केंद्र सरकार इसके लिए जवाबदेह है। क्या कुछ बोले हैं नाना पटोले, सुन लेते हैं। पहलगाम के घटना में जिस तरह से सरकार ने और बीजेपी ने राजनीति की ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, वो तो पूरा देश देख रहा है। आज उनको अब जवाब देने का समय है। ये जवाब अब केंद्र की मोदी की सरकार को, बीजेपी को देना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में, कश्मीर में, हमारे बॉर्डर में जब हमला होता है तो एक बात उसमें मान सकते कि वो आगे से भाग गए, लेकिन दिल्ली में हमारे राजधानी जो सुरक्षित नहीं है, इसका जवाब ये 56 इंच को देना पड़ेगा। और इसमें हमको कोई राजनीति नहीं करना है। हमारा सवाल है कि आज देश असुरक्षित है और केंद्र की सरकार इसके लिए जवाबदार है। यानी इस पूरे मामले में गृह मंत्रालय एक बार फिर सवालों में घिर गया है, क्योंकि आप जानते हैं लगातार बीजेपी की तरफ से घुसपैठियों का मुद्दा उठाया जाता है। यही नहीं, बिहार में जब वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही थी विपक्ष की तरफ से, उस दौरान भी खबरें आई थी कि नेपाल के रास्ते कुछ लोग बिहार में एंटर हो गए और इसीलिए राहुल गांधी को अपनी यात्रा को रोक देना चाहिए। उनकी सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए उनको यात्रा न करने की सलाह दी गई थी। ऐसे में तब भी गृह मंत्रालय पर सवाल उठे थे कि आखिर नेपाल से कोई बिहार में एंटर कैसे हो सकता है। हालांकि बाद में जब इस मामले ने तूल पकड़ा,
गृह मंत्रालय घिरा तो उस खबर को पूरी तरह से झूठा बता दिया गया। लेकिन इस बार दिल्ली में बहुत बड़ा धमाका हुआ है और इसके तार पाकिस्तान से जोड़े जा रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर गृह मंत्रालय और गृह मंत्री अमित शाह सवालों के कटघरे में खड़े हो गए कि आखिर उनके रहते इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे दिया गया। क्या कर रही थी सुरक्षा एजेंसियां, क्या कर रही थी दिल्ली पुलिस। दिल्ली जब सुरक्षित नहीं है तो देश की राजधानी जब सुरक्षित नहीं है तो फिर दूसरे राज्यों की सुरक्षित होने की गारंटी कौन देगा। ये सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके के तार फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़ रहे हैं। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बताया भी कि कुछ दिन पहले जांच हुई थी और छापेमारी में AK-47 बरामद हुई, कई और विस्फोटक बरामद हुए। उसके बाद दिल्ली पहले ही हाईलाइट पर थी, तो फिर ये बड़ी घटना घटित कैसे हुई। वहीं फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़े हुए तारों को लेकर आशंका ये जताई जा रही है कि राजधानी में जो धमाका हुआ है उसमें अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। खास बात है कि पुलिस को फरीदाबाद से 2900 किलो बम बनाने की सामग्री मिली थी, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट भी शामिल था। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इस मॉड्यूल से जुड़े डॉक्टर उमर मोहम्मद ने पकड़े जाने के डर से घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं है और जांच जारी है, लेकिन सवाल सरकार से जरूर पूछे जा रहे हैं। वहीं इस घटना को लेकर बताया गया है कि धमाके में इस्तेमाल i20 कार के तार फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़े थे। खास बात है कि कार का नंबर भी हरियाणा का ही था। एजेंसी को सूत्रों ने बताया है कि धमाके के समय लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कथित तौर पर पुलवामा का रहने वाला उमर मोहम्मद हुंडई i20 कार चला रहा था। पुलिस सूत्रों ने यह भी कहा कि इस धमाके में अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल और डेटोनेटर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि जांच की अभी अंतिम रिपोर्ट्स आना बाकी है। वहीं दिल्ली पुलिस ने मामले को लेकर जानकारी दी है कि एक CCTV फुटेज में मास्क पहना व्यक्ति कार चलाते हुए नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि उमर मोहम्मद कथित तौर पर जैश-ए-मोहम्मद के टेरर मॉड्यूल का हिस्सा था। रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों का कहना है कि जम्मू और कश्मीर के पुलवामा के रहने वाले तारिक ने उमर मोहम्मद को कार दी थी। उन्होंने ये भी कहा कि जब टेरर मॉड्यूल में शामिल उमर मोहम्मद के दूसरे डॉक्टर साथियों को पुलिस ने पकड़ा तो उसने गिरफ्तारी के डर से इस आतंकी हमले को अंजाम दिया था। दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने भी बताया है कि देर शाम करीब 6:52 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास यातायात सिग्नल पर धीमी गति से गुजर रही कार में विस्फोट हो गया। कार के अंदर कुछ लोग सवार थे, अन्य वाहन भी इससे प्रभावित हुए। वहीं देश के कई हिस्सों से पुलिस ने 3 डॉक्टरों समेत 8 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही 2900 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री जब्त की गई है। पुलिस का दावा है कि इन गिरफ्तारियों और जब्ती से जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में फैले जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवातुल हिंद के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। चूंकि ये भारत की राजधानी दिल्ली में घटना हुई है, इसलिए सरकार को इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। दोषियों का पता लगाया जाना चाहिए। कोई साजिश है उसे भी सामने लाना चाहिए और भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसका भरपूर प्रयास करना चाहिए। जहां तक सवाल है विस्तृत रूप से, तो लोकसभा का, राज्यसभा का सत्र 1 दिसंबर से बुलाया गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि हम और विपक्ष मिलकर इस मुद्दे को उठाएंगे पार्लियामेंट में और सरकार इस पर विस्तार से जवाब देगी, विस्तृत जानकारी देगी। दिल्ली को दहलाने वाले कार ब्लास्ट की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। धमाके वाली जगह के आसपास के CCTV खंगालने पर नई जानकारी सामने आई है। दिल्ली पुलिस के अनुसार जिस हुंडई i20 कार में धमाका हुआ है वो वारदात से पहले एक मस्जिद के पास पार्किंग में करीब 3 घंटे तक खड़ी रही थी। धमाके से पहले एक तस्वीर सामने आई है और तस्वीर में कार सुनहरी मस्जिद के पास सड़क पर जाती दिखी है। जानकारी मिली है कि संदिग्ध गाड़ी के पार्क होने के बाद कार से बाहर नहीं निकला कोई। अनुमान है कि संदिग्ध किसी का इंतजार कर रहा था, पार्किंग में किसी से निर्देश मिलने की प्रतीक्षा कर रहा था, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट से कुछ घंटे पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद में 2 मकानों से करीब 3000 किलो विस्फोटक बरामद किए थे। इसमें 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट भी शामिल था, जो आमतौर पर खाद में इस्तेमाल होता है लेकिन बम बनाने में भी काम आ जाता है।
ये बरामदगी जम्मू कश्मीर के डॉक्टर आदिल रदर की गिरफ्तारी के बाद मिली सूचना पर की गई थी। और इसी कड़ी में गुजरात के गांधीनगर के पास आदलाज कस्बे से एक और डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 3 पिस्तौल और एक भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए। हालांकि जानकारी में बहुत सारे खुलासे हुए हैं, लेकिन उस जांच के बावजूद सरकार जो है सवालों में घिर गई है और खासकर गृह मंत्रालय और अमित शाह पर सवाल सबसे ज्यादा उठ रहे हैं कि आखिर उनके गृह मंत्री रहते हुए सवाल उठ रहे हैं कि अगर वाकई पाकिस्तान से इस मामले के तार जुड़े हुए हैं तो फिर उनके गृह मंत्री रहते हुए, और सबसे बड़ी बात यह कि इसी साल अप्रैल में जब पहलगाम जैसी इतनी बड़ी घटना हुई तो उसके बाद ये दूसरी घटना राजधानी के अंदर ही कैसे हो सकती है, क्योंकि राजधानी तो सबसे सुरक्षित होनी चाहिए। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।